मेरे शिक्षक साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्या पॉसिबल हैं, पहले तो मैं क्वेश्चन बताता चलूँगा और इसके साथ मैं आपको बहुत सारे आंसर जो पॉसिबल है वो आंसर्स बताऊंगा। आप तैयारी करते रहिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना अपने इस चैनल के माध्यम के थ्रू देना चाह रहा हूँ कि हम लोग 1 मार्च से शुरुआत करने जा रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ दीज जीआईसी क्वेश्चंस, यानी कि हम लोग 12 दिन के अंदर पूरी प्रिपरेशन करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे। उसका पूरा खाका मैंने तैयार कर लिया है और मैं आपको 12 दिन के अंदर पूरा रिवीजन कराऊंगा। 1-1 1.5 घंटे की क्लास आपकी लूँगा और उस 1-1 घंटे की क्लास में आपके साथ हमारा फुल रिवीजन चलेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा उन क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के लिए। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आंसर आप भी देंगे, हम भी देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम लोग पी ब्लॉक के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। पी ब्लॉक में आपको पता है कि भाई हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कह दूं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो पी ब्लॉक का है वो क्या पॉसिबल है, वो पॉसिबल है NS2 हो सकता है और NP में कितने हो सकते हैं भैया, NP में 1 से 6 हो सकते हैं। ये पॉसिबल है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। ग्रुप नंबर हम लोग 13 शुरू करते हैं, इसमें 14 आता है, इसमें आपका 15 आता है, इसमें आपका 16 आता है, इसमें आपका 17 आता है और इसमें आपका 18 आता है। और 18 में एक एक्सेप्ट वर्ड लग जाता है और एक्सेप्ट किस्म कौन है, इसमें हीलियम आ जाता है। तो ऐसे इन चीज़ों को हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ें। हालांकि हमें पी ब्लॉक की डिटेल नहीं पढ़नी, हम लोग आज क्वेश्चंस के साथ आपके क्वेश्चन के आपके लिए लेकर के आए हैं। और उन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे उन क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको, व्हाट इज बोराजाइन। ये क्वेश्चन तो मान के चलिए कि आना तय है, तो मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज बोराजाइन। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, ये आपको पता भी होगा व्हाट इज बोराजाइन। और बोराजाइन को ही इसी क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन भी आपके लिए आ सकता है, वो है इसका और लग के अगर आएगा तो आएगा कि व्हाट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये क्वेश्चन आने की व्हाट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन वाला क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इस क्वेश्चन पे मुझे भरोसा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, एक्सप्लेन with its structure, its preparation and structure। दोनों बातें कर लेते हैं हम लोग, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। तो आपको मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल पर जाकर इसकी स्ट्रक्चर और डिटेल पढ़ सकते हैं। इस पे बोराजाइन पे, इनऑर्गेनिक बेंजीन पे, बेंजीन की ट्विन कहलाती है, बेंजीन की जुड़मा कहलाती है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फार्मूला वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि B3N3H6 होता है, वो आपका आंसर भी है। और इसका क्या स्ट्रक्चर है वो आपने पढ़ लिया होगा। B3 बोलते हैं, N3 बोलते हैं और H6 बोलते हैं। कहने का मतलब है बेंजीन का एक जुड़वा रूप माना जाता है इसे। और इसकी डिटेल मैंने अपने चैनल पर बेंजीन के जुड़वा करके उस पर मैंने टैग लगा रखा है, वॉलपेपर जो उसके ऊपर थंबनेल लगाया हुआ है वो क्या लगाया हुआ है कि वो लगा है जुड़वा बेंजीन। तो ये ढूंढिएगा, आपको PGT में भी मदद करेगा, आपको किसी भी कंपटीशन में मदद करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिख रखा है, मैंने क्वेश्चन बहुत सारे कलेक्ट कर लिए हैं आपके लिए। क्वेश्चन दूसरा, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन की स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग आपको बताना है। इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन में बोरॉन हाइड्रोजन में कितनी बॉन्डिंग है, बोरॉन के बीच में कितनी बॉन्डिंग है, ये सब बताना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा मैंने कलेक्ट किया और ये क्वेश्चन का आंसर भी आप ढूंढेगा। बाकी मैं भी बताता चल रहा हूँ आपको जितना भी क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज स्टाइक्स, व्हाट इज, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज STY
एक्स। कोड, ये कोड क्या होता है एक तो आपको ये बताना है, ठीक है ना, और इसकी फुल फॉर्म बतानी है, एंड इट्स फुल फॉर्म। इस क्वेश्चन को ढूंढिएगा आप लोग, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट में मिल जाएगा, फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन आने की संभावना भी ज़्यादा है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जो आंसर लिख रखा है वो आंसर भी आपको बता देता हूँ। एस का मतलब होता है यहाँ पर एस इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ बी एच बी बॉन्ड के लिए दिखाया है, बी एच बी बॉन्ड दिखाया है, बी एच बी बॉन्ड दिखाया है। और यहाँ पर जो टी दिखाया है उसका मतलब है नंबर ऑफ थ्री सेंटर बी बॉन्ड। और यहाँ पर वाई का मतलब जो इन्होंने शो किया है नंबर ऑफ टू सेंटर बी बॉन्ड। और लास्ट में जो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो है नंबर ऑफ BH2 ग्रुप्स। कितने BH2? ये जो है ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है, ये कोडिंग तभी होती है जब बहुत सारे डाई बोरेन के ऊपर वाले जितने बोरेन्स हैं जो जिनमें नंबर ऑफ बोरॉन एटम ज़्यादा होता है उन्हीं पे अप्लाई होता है। और यहाँ पर कोडिंग भी दे रखी, मैंने कुछ कोडिंग भी लिख दी है। जैसे अगर पूछा जाए कि B2H6 के लिए कोडिंग क्या होगी तो यहाँ पर 2002 हो जाएगी, यानी 2002 भी बोल सकते हैं इसको। इसी तरीके से B4H10 की जो कोडिंग है वो 4012 यानी 124012 भी बोल सकते हैं। मैं इसे 4012 बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। B5 और H9 अगर यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर 40 और आपका 20 हो जाएगा, 40-20 हो जाएगा। इसी तरीके से B5 और H आपका 11 है तो यहाँ पर आपका 3203 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट करके रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में आज प्रॉपर तरीके से बने रहिएगा। हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते चल रहे हैं। जिनके आंसर्स लग रहे हैं मुझे देना चाहिए उनके आंसर्स भी मैं आपको लगातार दे रहा हूँ, इसलिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं और आप इनको आंसर्स को लिखते रहिएगा। बिल्कुल आप कोई टेंशन नहीं लेना है और चलते रहना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो भी चीज़ हम लोग जान लेते हैं। व्हाट इज़ वेट्स रूल? ये वेट्स रूल क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे और ये बहुत इजी है। व्हाट इज़ वेट्स रूल? अगर आप ना कर पाइएगा तो मेरे पे मैसेज करिएगा, मैं आपको लिख के भेज दूंगा व्हाट इज़ वेट्स रूल। लेकिन मैं भी देखूँ कि आप लोग पढ़ाई में वाकई में है या केवल मैटर इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी थोड़े देखिए। आप इसको अदरवाइज बिल्कुल न लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पेपर दिया था ग्रुप पे कि भाई 9 क्वेश्चन दिए थे कोऑर्डिनेशन के, एक ने आंसर नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? या तो आपको शर्म आ रही है, और अगर आपको शर्म नहीं आ रही तो हो सकता है समय ना हो। अब आप कहोगे सर मेरे पास समय ही नहीं है, तो भाई जीआईसी की तैयारी के लिए कुछ तो प्रैक्टिस करके मुझे दिखाओ। कि आप नहीं तो करो साहब मैंने करके रख लिया है, तो करके रख लिया तो भाई क्या मुझे तो नहीं पता आपने किया नहीं किया। तो ये बहुत सारे अगर ऑप्शन मेरे सामने रखोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको समय दे रहा हूँ तो थोड़ा समय आपको मुझे देना पड़ेगा। व्हाट इज़ बैक बॉन्डिंग? एक ये क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा बैक बॉन्डिंग क्या होता है। व्हाट इज़ बैक बॉन्डिंग? यहाँ पर भी मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि बैक बॉन्डिंग क्या है। ये जितने भी एमएससी करे हुए मेरे साथी हैं, तैयारी कर रहे हैं, सभी CSIR नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, PhD भी कुछ लोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पूरी मेहनत ताकत लगा रहे हैं, ये सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब रोल इनका नहीं है कि भाई नहीं ये नहीं आते होंगे, तो यहाँ पर मुझे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे ही चलें तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है व्हाट इज़ जिगलर नाटा कैटलिस्ट? ये क्वेश्चन भी आने की संभावना ज़्यादा है, तो इस पर भी ज़रा फोकस करिएगा कि व्हाट इज़ जिगलर नाटा कैटलिस्ट? व्हाट इज़ जिगलर नाटा कैटलिस्ट? व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका यूज भी लिखना है, राइट, एंड एक्सप्लेन विद इट्स यूज, एक्सप्लेन इट्स यूज ऑल्सो। इसके यूज भी आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ एक्सप्लेन इट्स यूजेस। इसका यूज भी लिखना है, इसका फार्मूला यूजेस यूज लिखने, उसके फार्मूला भी लिखिएगा भाई। अगर आप इसको ट्राईथाइल एल्युमिनियम और आपका TiCl4 का मिक्सचर होता है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये आपको
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। जिगलर नाटा कैटलिस्ट को आपको नहीं छोड़ना है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 पे आ जाइए। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफेक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, व्हाट इज लगा दे रहा हूँ, नहीं आप कहोगे सर क्वेश्चन नहीं बना, तो क्वेश्चन भी बना दे रहा हूँ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, what is the effect of heat on H3PO, H3BO3, BH3BO3। ये क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने इसको लिया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इफेक्ट क्या है हीट का, वो मुझे बताना है कि आखिरकार इसका क्या इफेक्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए H3BO3 क्या है, बोरिक एसिड है। तो इसका आंसर भी मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, वैसे आपको शायद पता होगा, उम्मीद है पूरा पता होगा। यहाँ पर मैं 4H3BO3 ले लेता हूँ। अब 4H3BO3 मैंने यहाँ पर ले लिया और 4H3BO3 को मैंने जो है वो यहाँ पर हीट कर दिया। जैसे मैंने इसे हाई टेम्परेचर लगभग 370 केल्विन पे मैंने इसे हीट करना शुरू किया, तो यहाँ से 4 बूंद जिंदगी की टपक जाएंगे, मतलब पानी निकल जाएगा और बचेगा 4H3BO2 बचेगा। इसे मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये है हमारा जनाब बोरिक एसिड नाम लिखा हुआ है। इसको हम लोग मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं, मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं। और इसके बाद इनको भी अगर हम लोग हाई, इससे ज़्यादा टेम्परेचर लगभग 410 केल्विन पे इसको भी हम लोग हीट कर दें तो फिर H4B2O7 बन जाता है। इसी से हम लोग टेट्राबोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, टेट्राबोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। और इनको भी लेकर के अगर आप रेड हॉट कर दे, एकदम बढ़िया से गरम गरम रेड हॉट कर दीजिए, तो फिर भैया यहाँ से भी जल निकल जाता है और बन जाता है B2O3 बनेगा। और यहाँ पर आपका एक वाटर निकल गया, तो एक H2O जो है 2H2O हम लोग लिख देते हैं। तो 2B2O3 निकाल दी, 4 बोरॉन H4B2O7 है। और इसको हम लोग बैलेंस करें, कुछ गलती लग रही क्या, H4B2O7 H4 कुछ गलती हुई है यहाँ पर रिएक्शन में, शायद मुझे मिस्टेक लग रही है कि H4B2O7 मैंने लिख दिया है और टेट्राबोरिक एसिड बनाया है मैंने। यहाँ पर बैलेंसिंग देख लीजिए एक बार, यहाँ पर 4 वाटर निकल जाते हैं। जब 4 वाटर निकल गए तो फिर इसका मतलब 4 दूनी 8 वाटर निकले हैं, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, तो यहाँ पर 4 तो नहीं आएगा, इसका मतलब यहीं पर ये HBO2 था, सॉरी बस यहीं मिल गई, गलती मिल गई, ये HBO2 था यहाँ पर, तभी बैलेंस नहीं हो रही थी। ये HBO2 है, मेटाबोरिक एसिड। क्लियर हो गया। अब ये मेटाबोरिक एसिड को गर्म किया तो अब हमने क्या काम करा, H4 ले लिया, B4 होगा, H4 हो गया, B4O7 होना चाहिए, तभी तो B2O3 निकलेगा। फिलहाल एक बार एक देख लीजिए, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर माइंड कंफ्यूज कर रहा है और कोई बात नहीं है। यहाँ पर मुझे लग रहा है H4B4O7 हो जाए। अगर H4B4O7 होता है तो यहाँ पर 2B2O3 निकल जाए, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। और एक H2O हमने ये निकाल दिया, और यहाँ पर H2 निकालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ये हटा देते हैं। चलिए एक H2 निकालते हैं, एक H2O निकाला हमने, और अब बैलेंसिंग जरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6 और एक 7, ठीक है। हाइड्रोजन ये आपका 2H2O, अगर H2 एक निकाला तो फिर एक कहाँ गया, तो H2 यहाँ पर कितना वाटर निकलना है, यहाँ पर एक H2O निकाल दिया तो 4, ये मेटाबोरिक एसिड का फार्मूला फिर क्यों गलत हो रहा है, ये मिटाने के बाद भी क्यों गलत हो जाता है ना। H4 हो गया तो एक H2O निकाल दीजिए, ये H2O निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आपका ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से H2B4O7, तो ये हो जाएगा आपका H2B4O7, तो B2 या H2 निकल गया और आपका 2B2O3, यस बैलेंस हो गई। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। अगर इसमें भी कोई अगर आपको दिक्कत लगे तो एक बार बुक से इसको टैली कर लीजिएगा, कोई समस्या ऐसी बहुत बड़ी नहीं है ना। आप कहीं इस पर डिस्कशन करने बैठ जाए, वो लंबा डिस्कशन, ये आपको NCERT में भी दे रखी है ये इक्वेशन, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा कभी कभी माइंड कन्फ्यूज़ कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप
करिएगा, इसे चेक करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन मैंने बताया कि व्हाट इज बोरेक्स एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि व्हाट इज बोरेक्स, इसको क्वेश्चन को करिएगा व्हाट इज बोरेक्स, बोरेक्स क्या होता है, और राइट इट्स मतलब हाउ यू कैन प्रिपेयर, तो राइट इट्स प्रिपरेशन में लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, राइट इट्स प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन भी आपको लिखनी है, इसकी प्रिपरेशन क्या है वो आपको लिखनी पड़ेगी, राइट इट्स प्रिपरेशन। तो ये करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फार्मूला तो आपको पता है, Na2B4O7.10H2 होता है। तो अगर आंसर में मैं केवल हिंट लिखे दे रहा हूँ, वो आपको पता ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। Na2B4O7 सोडियम टेट्राबोरेट और बोरेक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, और डेकाहाइड्रेट भी होता है, यानी कि इस तरीके से लिख देंगे और इसका आप डिटेल लिख लीजिएगा, मतलब कर लेंगे आप, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी भरोसा है आपके ऊपर, आप कर रहे हैं मेहनत। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बकमिंस्टर फुलरी, ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है कि मतलब अक्सर आया है ये मतलब जितने भी पीएस जो मैंने पीसीएस मेंस के पेपर देखे उनमें देखा कि व्हाट इज़, ये क्वेश्चन अक्सर आया है, व्हाट इज़ बकमिंस्टर फुलरी, बकमिंस्टर फुलरी, फुलरी। तो इस क्वेश्चन के आने की एक्सप्लेन विद डायग्राम, एक्सप्लेन विद अटैचमेंट ऑफ, एक्सप्लेन विद अटैचमेंट ऑफ कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन फॉर्म में आ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो केवल अभी मुझे एक ही दिखाई दिया, तो मैंने एक ही पे टिक किया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक तो एन, ये क्वेश्चन अच्छा है, जरा देखिएगा, NCH3 का होल थ्राइस इज पिरामिडल, इज पिरामिडल, इज पिरामिडल विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट इसी के आगे बट si, बट जगह नहीं है, NSiH3 का होल थ्राइस, ये n है, निकलना समझ लीजिएगा आप इसे, NSiH3 का होल थ्राइस इज प्लेनर, प्लेनर स्क्वायर प्लेनर होगा, इज स्क्वायर प्लेनर विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा करने की कोशिश करिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए आने की संभावना भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको करने की कोशिश करिएगा। तो जो नाइट्रोजन का ट्राइएल्काइल है ये क्यों पिरामिडल है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि नाइट्रोजन का जो सिलिकॉन का कंपाउंड है वो कंपाउंड प्लेनर है, ऐसा क्यों है, इस बात का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको आप छोड़िएगा नहीं, इसको करिएगा जरूर। व्हाट इज कार्बोजन, एक क्वेश्चन ये भी सामने आपके आ रहा है कि व्हाट इज कार्बोजन, ये कार्बोजन क्या होता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे लिए क्या है, व्हाट इज कार्बोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए कार्बोजन क्या होता है, कि व्हाट इज कार्बोजन। ये कार्बोजन जो होता है कंपाउंड होता है, और ये कंपाउंड कैसे बोले कि मिक्सचर होता है दो चीज़ों का, जिसमें 95% ऑक्सीजन होती है और 5% CO2 होती है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ हिंट के तौर पे आपके लिए, कि कार्बोजन में 95% तो ऑक्सीजन होती है और रिमेनिंग 5% जो है वो CO2 होती है, CO2। और ये कहाँ यूज़ होती है इसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये यूज़ होती है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में, ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज होती है,
आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद सिंपल से 4-5 क्वेश्चन हैं जो मैंने अलग से डाल दिए हैं, हालांकि ये आपको खूब पता होंगे, लेकिन अगर आप बने रहेंगे तो आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ इसमें पहला डाला है मैंने वाटर गैस। पता है आपको वाटर गैस क्या होती है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जानते CO और H2 होती है। एक प्रोड्यूसर गैस पे भी कुछ आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, CO और N2 होती है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, जिसको छोड़ दीजिए, और क्वेश्चन क्या है वो मैं क्वेश्चन नंबर 13 में बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वाई PbI4 नॉट, वाई PbI4 इज नॉट नोन, ये नहीं होता है, नॉट नोन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 14 पे है कि कार्बन हैलाइड्स आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन हैलाइड्स मतलब CCl4 करके भी आ सकता है। कार्बन हैलाइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको हम लोग हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए। 15वां हमने रखा है कि व्हाट आर द इंटरकैलेशन कंपाउंड, ये चीज ध्यान रखना है। व्हाट आर द, ये मैं आपका इंतजार करूंगा आंसर का। व्हाट आर इंटरकैलेशन व्हाट आर इंटरकैलेशन कंपाउंड, ये क्वेश्चन भी मुझे आपसे इंतजार रहेगा। अब ऐसा मत करना कि सर आप बता दीजिए मैं तो बताऊंगा, इन क्वेश्चन पे मैं भी होमवर्क लिख रहा हूँ केवल एक, तो ये मत कहना कि नहीं सर हो सकता है आप ही को ना आता, तो चलो कोई बात नहीं मान लेते हैं, लेकिन मुझे एक, अगर आप एक बार कोशिश करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, नहीं आएगा तो मैं इनबॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आंसर वहीं पर लिख दूंगा। इसके बाद चले आइए, SnI4 एंड GI4 are colored why। अब आप ड्यू टू रीजन दे दीजिएगा आंसर में, अगर रीजन लिखना चाहें तो रीजन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो होता है उसकी वजह से होता है। तो मैं यहाँ पर हिंट लिखे दे रहा हूँ, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होती है। डिटेल आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट में डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट में लगाऊंगा, इसकी डिटेल भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये क्वेश्चन रहेंगे। ये मैंने कुछ अपने पन्ने पर लिख लेता हूँ और आपको उसी तरीके से, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पन्ने पर मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देता रहता हूँ। ऐसे दूसरा पेज में उठा रहा हूँ, अब दूसरा पेज जो है मेरे पास आ चुका है और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब चलते रहिए हमारे साथ में और मैं आपके साथ पूरे सफ़र में रहूँगा और आपको यात्रा करवाऊँगा मैं P ब्लॉक की। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चल लेते हैं, कहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँचते हैं, कौन सा भैया था, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 पे चल लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 17। द मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजन इज 4y। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ covalent bonds formed by nitrogen is 4। तो इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन इट, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब फिलहाल मैं आपको हिंट यहाँ पर दे रहा हूँ, हिंट इतना दे रहा हूँ कि आप आराम से कर लेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड ये बनाता है, एक बॉन्ड ये बनाता है, एक बॉन्ड ये बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब एक लोन पेयर भी होता है, और लोन पेयर होने की वजह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कंडीशन रखता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप बताओगे कि नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट bonds formed by the nitrogen is 4 because it has the 3
बॉन्ड पेयर्स होते हैं इसके पास, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, लेकिन इसके ऊपर एक लप्पू होता है जिसे हम लोग प्यार से लोन पेयर बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कितने बना लेता है, 4 बना लेता है। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही माना जाता है, ये बात आप जान रहे होते हैं। तो ये थ्योरी में आप पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, मैंने लगा रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट नोन। ये कंपाउंड, ये क्वेश्चन अच्छा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नोन, इनमें से कौन से जो है वो नहीं नोन है। तो पहला इन्होंने दिया हुआ है, पहला है PCl3, PCl3, दूसरा है AsCl3, तो कॉमा लगा दूं, चलो दूसरा लिख देता हूं AsCl3, तीसरा लिख देता हूं मैं इसके बाद SbCl3, चौथा लिख देता हूं मैं इसके बाद PCl5, पांचवा लिख देता हूं इसके बाद में BiCl5, छठा लिख देता हूं इसमें मैं NCl5, NCl5। अब आप मुझे बताइएगा, SbCl5 एक लिख दिया, ठीक है, SbCl5 है क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नोन नहीं, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, एक तो BiCl5 भी मैंने नहीं पढ़ा है ना, और एक मैंने जो है NCl5 नहीं पढ़ा, बाकी आपने पढ़े होंगे। जो भी इसमें आपको लग रहा हो उनको आप आंसर में लगा लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर आप लगा लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रीज़न आपको पता है कि यहाँ पर d ऑर्बिटल नहीं होती है और BiCl5 नहीं होता है क्योंकि Bi के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल नहीं होती, Bi+3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो इन दोनों के आंसर आप इजीली लिख लीजिएगा। मैं आपको हिंट के तौर पर जिससे आप लिख पाएँ, नाइट्रोजन में लिख देता हूँ नॉट एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल लिख दे रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। आप पूरी बात लिखिएगा, मैं आपके लिए हिंट दिए दे रहा हूँ, वैसे आपको पता होगा, अच्छी बात है, लेकिन Bi के में क्या लिखना है कि Bi की जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लेस स्टेबल होती है, जबकि Bi जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये मोर स्टेबल हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये मतलब सिंपल से हमें बात करें, BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज BiCl5 बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइज हो जाता है, Cl नेगेटिव आयन Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सिंपल सा हम जैसे BiCl5 अगर हम देखें तो BiCl5 जो है वो टूट जाएगा किसमें, BiCl3 में, और Cl2 गैस निकल जाएगी। रीजन वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका सामने हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच लेते हैं 19 पे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे चले, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 19। और 19 मैंने क्या लग रखा है कि वाई इज फॉस्फोरिक एसिड इज सिरपी इन नेचर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो सिरप नेचर में होता है, एसिड इज सिरपी इन नेचर, SYRUPY, सिरपी इन नेचर। इसका नेचर सिरप की तरह गाढ़ा क्यों होता है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि इसके अंदर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी की वजह से ये गाढ़ा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, जब पास पास रहेंगे तो उनकी डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब गाढ़ापन आ जाएगा उनके अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद हमने क्वेश्चन है वाई, हाउ इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड रिलेटेड टू द आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है। हाउ लिख देता हूँ पहले, हाउ इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज रिलेटेड टू ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाऊंगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो एक चीज यहाँ पर भैया ध्यान रखना, एक तो आपको मैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का डायग्राम आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना लेते हैं। ये चलिए मैंने बनाया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर मैंने OH लगाया, यहाँ पर P लगाया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाया,
इस तरीके से H3PO3 बनाना, यहाँ पर भी OH लगाया और एक यहाँ पर, तो ये आपका H3PO4 बन गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। सामने भी मैंने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिखा है, देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा है ये एक दूसरे को देख रहे हैं और देखते देखते इन्हें एक दूसरे से हो गया प्यार। और जब प्यार होता है तो प्यार में कुछ भी होता है, ये आप जानते, जैसे इन्हें प्यार हुआ यहाँ से ये ऐसे करके हमने वाटर को रिलीज कर दिया, ये दोनों एक दूसरे में सिमट गए। अब जब एक दूसरे में सिमट गए तो भैया यहाँ से एक बूंद जिंदगी की ये टपक गई, H2O निकाल दीजिए और निकालने के बाद जो है आप बना दीजिए यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ पर भैया ऐसे O लगा दीजिए, यहाँ पर O लगा दीजिए, यहाँ पर O लगा दीजिए, OH है, और यहाँ वाला O जो है इन दोनों में कॉमन चला गया और कॉमन जाने के बाद ये ऐसे हो गया और यहाँ पर ये आपका OH ऐसे आ गया, ये OH अब आप चेक कर लीजिए कि ये आ गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो का मतलब ही हीट होता है, अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पायरो का मतलब हीट होता है, और जब पायरो का मतलब हीट होगा तो मतलब हीट करोगे तो वाटर तो निकलना ही है, वाटर निकलना है तो बन जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो यानी कि जो ये प्रोडक्ट है ये रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल माना गया, और रिमूवल ऑफ वाटर कब हुआ, बाय हीटिंग, इसीलिए इसको पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोला गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन आपको दिखा रहा है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल से डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चल लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये मैंने सब क्वेश्चन आपके लिए भैया करे हैं तो आप ही को करने हैं। तो क्वेश्चन है गिव रीजन नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो यानी कि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन लिख देता हूँ और एक्सप्लेन में मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन जोड़े दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ए जो है वो है कि वाई नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स becomes brown on exposure to air, becomes brown on exposure to air, ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा पार्ट इसी का मैंने बनाया हुआ है, NO2 इज कंसीडर्ड एज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। NO2 is considered as a mixed hydride, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को मैंने उठाया हुआ है, बहुत ही बार ये आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक तो आप देखिए PCS में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, UPSC में भी आया हुआ है, यानी कि कहने का तात्पर्य जो IAS का एग्जाम होता है उनके भी पुराने पेपर से मैंने ढूंढा है इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन वैसे आपको जनरल बुक में भी मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लिया है। ये क्वेश्चन के अगर आंसर आप चाह रहे हैं जैसे कि सर इसका आंसर क्या हो, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि भाई नाइट्रिक ऑक्साइड वाला जो है ये O2 एब्जॉर्ब कर लेगा, सिंपल सी बात है। इसका अगर आंसर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि भाई इसमें क्या है कि 2NO प्लस O2 लिख देंगे आप, 2NO प्लस O2, और कौन सी गैस बन जाएगी, NO2 बन जाएगी। तो NO2 का कलर जो होता है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। इस बात को आप एक्सप्लेन कर देंगे, कोई थोड़ा सा आंखों में दिक्कत हो रही थी। NO2 का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। अब इसमें क्या है कि NO2 इज कंसीडर्ड एज ए मिक्स्ड हाइड्राइड, तो NO2 डिजोल्व कर दीजिए पानी में, जैसे ही पानी में डिजोल्व करिए HNO2 बना देगा, HNO3 बना देगा, यानी मिक्सचर ऑफ HNO3 NO2 है बन जाएगा। इसका मतलब है ये, इसको हम लोग एनहाइड्राइड का मिक्सचर बोलने लगते हैं, तो इसलिए मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोला जाता है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोला जाता है। मैंने शायद यहाँ हाइड्राइड लिख दिया है, एनहाइड्राइड होगा पर AN और लगा लीजिए, एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे क्वेश्चन बनाया कि नेम द सीरीज ऑफ सॉल्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम द सीरीज ऑफ सॉल्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय, नेम द सीरीज ऑफ सॉल्ट formed by orthophosphoric acid with sodium hydroxide, formed by orthophosphoric
phosphoric acid, orthophosphoric acid formed by sodium hydroxide, NaOH। ठीक है, अब इसमें क्या करना है भाई, आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला तो पता ही है। चलिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ यहाँ पर करना क्या है। आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला H3PO4 आपको पता है, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब इसमें क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका मतलब है हम इसे ऐसे भी तो बना सकते हैं NaH2PO4, पॉसिबिलिटी है, बन सकता है। अब ये भी कर सकते हैं Na2HPO4, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि Na2HPO, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। सॉल्ट तो ही बनाना है और उसके बाद सब रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन, बन जाएगा Na3PO4। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करिए, फिर दूसरा भी करिए, तीसरा भी कर दिए, तीनों हाइड्रोजन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस, यानी कि -1H हुआ, यहाँ पर -2H हुआ, यहाँ पर माइनस के तीनों H हुआ, यहाँ पर प्लस का एक सोडियम जुड़ा, यहाँ प्लस का दो, मतलब +2 सोडियम किए, और यहाँ पर 3 सोडियम किए, बन गया। तो सिंपल सी बात है कि सॉल्ट का मतलब होता है कि हम लोग वहाँ से हाइड्रोजन हटाएं और कोई भी मेटल लगाएं, सॉल्ट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा पहुंच जाता है 23, और क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहेगा वो तो अब बताएगा क्वेश्चन ही कि हम क्या कहने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा 23 कह रहा है कि मेंशन द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा और मुझे इसलिए देना पड़ा कि इस क्वेश्चन के आने की संभावना भी ज़्यादा है। मेंशन द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, इसके यूज़ आपको जो है मेंशन करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम ये कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर यूज़ इसका एक रॉकेट फ्यूल वाला लिख रखा है, तो इसलिए मैं इसको नंबर 1 एक यूज़ लिखे दे रहा हूँ। इट इज़ कम्बस्टिबल इन नेचर, ड्यू टू इट्स कर देता हूँ, ड्यू टू इट्स कम्बस्टिबल नेचर, ड्यू टू इट्स कम्बस्टिबल नेचर it is used in rocket fuel, इस तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। और अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुत ही लगातार क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन की सीरीज में वो मैंने जो अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उन क्वेश्चन में ही हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है वो भी भैया ध्यान सुन लीजिए हमारी बात को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 जो मैंने दिया, व्हाट इज हाइपो, ये क्वेश्चन पीजीटी का बहुत फेमस क्वेश्चन माना जाता है, लगभग आता है, तो इसको भी मैं लिखे दे रहा हूँ, व्हाट इज हाइपो। लेकिन आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हाइपो जो है वो पूरा पढ़ लीजिएगा, जो आपको यूपी पीजीटी में भी काम आ जाएगा। Na2H2O3 होता है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और इसकी सिल्वर ब्रोमाइड से रिएक्शन भी पढ़ लीजिएगा, तो इसको छोड़िएगा नहीं आप। क्वेश्चन नंबर 25 पे चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, यानी इसी की बात हो रही है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ, गिव द केमिकल इक्वेशन, give the chemical equation of preparation of sodium thiosulfate। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट में मैं लगा रहा हूँ, इसलिए आप इन्हें छोड़ना आप किसी भी कीमत पर नहीं है, ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल लगातार इन क्वेश्चंस पे बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने दिखा हुआ है कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये तो आता ही होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आया हुआ है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के साथ में राइट इट्स एप्लीकेशंस ऑल्सो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट इट्स एप्लीकेशंस ऑल्सो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 27 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने लिख रखा है कि वाई कंसनट्रेटेड H2SO4 इज हाईली विस्कस इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई कंसनट्रेटेड H2SO4 is viscous in nature, viscous in नेचर। ये विस्कस नेचर में भाई साहब होता क्यों? तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाह रहा हूँ कि जो H2SO4 होता है उसका जो विस्कस नेचर है उसका कारण सिर्फ ये होता है कि भाई सिंपल सी बात है कि H2SO4 जब होगा तो H2SO4 के अंदर खास बात ये होगी कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़ेगा। अब आपने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, सल्फर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी, अगर हम लोग H2SO4 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, H2SO4 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो हम लोग जनरली ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने बोला सल्फर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे जो ऑक्सीजन एटम है इसके थ्रू बंधेगा, और जब इसके थ्रू यानी चलेगा, यानी आपस में अब सामने हाइड्रोजन नहीं बनेगा, अब इस तरीके के चलेगा, ऐसे आएगा, सॉरी इस तरीके से आएगा, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से OH इस बार इधर लेंगे, इस बार OH अब इधर ले लेंगे, फिर हम लोग इस तरीके से क्या डबल बॉन्ड O लेंगे। अब आगे फिर डॉट डॉट चलेगा, इसके आगे भी डॉट डॉट चलेगा, इसके आगे भी डॉट डॉट चलेगा, यहाँ पर भी डॉट डॉट चलेगा, यहाँ पर भी डॉट डॉट चलेगा, यहाँ पर भी, यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल बिटवीन द ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ द H2SO4, दैट्स वाई इट इज विस्कस इन नेचर। ये चीज़ यहाँ ढूंढना, सल्फर को मत ढूंढ लेना वरना कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, सल्फर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, ये बात ध्यान रखना पड़ेगी आपको। इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिया कि व्हाट हैपेंस व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद Ki। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद Ki। तो यहाँ लिख देता हूँ व्हाट हैपेंस व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद Ki। तो ओजोन जब Ki से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख रखी है 2Ki, इसे हम लोग 2Qi भी बोल देते थे पहले, 2Ki प्लस O3 प्लस थोड़ा सा इसमें वाटर डाल दिए, KOH बना दीजिए, तो यहाँ पर 2KOH बना दीजिए और सिंपल सा I2 निकाल दीजिए, है ना, ये निकल गया, और O3 का O2 में कन्वर्जन कर दीजिए, तो ये आपका कंपाउंड पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट में लगा लीजिएगा, इस तरीके से सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने बहुत सारे कलेक्शन किए हैं और आपको हिंट भी देता चल रहा हूँ लगातार। इसके बाद वाई अ ब्लैक सस्पेंशन ऑफ लेड सल्फाइड, वाई अ ब्लैक सस्पेंशन ऑफ lead sulfide PbS in water turns white। in water, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, in water turns white। ये बात ध्यान रखिएगा, वाटर में वाइट क्यों होता है, when ozone pass through it, when ozone O3 gas is passed through it, ओजोन गैस इसमें पास की जाती है, तो उस समय आपको करना क्या, उस समय आपको कुछ नहीं करना, इसके रिएक्शन को पहचानना है कि PbS प्लस O3 जब मिलेगा तो फिर PbSO4 बनाएगा और O2 बनाएगा, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ PbS ऑन रिएक्शन विद O3, तो ये बना देगा आपका PbSO4 बना देगा और साथ में O2 निकल जाएगा। अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, यानी कि 2O3 ले लें तो शायद ये बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी सिंपली आप इसको कह सकते हैं PbS 4 और 4 ये हो गया और 2O3 लें, 4 3 12। क्या बैलेंसिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है, इन्होंने PbS लिख रखा है, चलो ठीक है,
पी बी एस प्लस 2O3 लिया, तो यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, और यहाँ पर आपका 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर लग रहा हो तो आप इसे बैलेंस कर लीजिएगा, अगर मुझे कन्फ्यूज़न हो सकता हो गया हो कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो लिखा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चले आइए। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने क्या लिया कि व्हाट इज टेलिंग ऑफ मरकरी, व्हाट इज टेलिंग ऑफ मरकरी, मरकरी की टेल क्या है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा। मरकरी की टेलिंग क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हालांकि आने की संभावना कम है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। why OO bond length in ozone is more than O2, why OO bond length in ozone is more than in O2, O2 से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ O3 में होती है। क्यों होती है ये आपको पता होना चाहिए। ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, इसी के वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो आप इसके डायग्राम के साथ इसको देख लीजिएगा, मैं आपको हिंट बताता चल रहा हूँ, जहाँ तक संभावना हो रही बता रहा हूँ। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द SO2, तो सिंपल है, कर सकते हैं। राइट द balanced chemical equation of preparation of SO2, SO2 बनाने की जो प्रिपरेशन है उसको लिखेंगे। तो सिंपल सा, चाहे FeS2 से लिख लीजिएगा, चाहे सल्फर को बर्न करके लिख दीजिएगा, और चाहे किसी भी सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट ले लीजिएगा, Na2SO3, किसी को भी सपोज कर लेते हैं Na2SO3 ले लिया, इसको इससे बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इनमें से किसी को भी आप रिएक्शन करके बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहें, जिससे प्रैक्टिस अगर आपकी होती रहेगी तो भाई साहब आपके हाथ भी चलते रहेंगे। वाई ड्राई SO2 डज नॉट ब्लीच ड्राई फ्लावर, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि वाई ड्राई SO2 does not bleach flower, ये फ्लावर बीच क्यों नहीं ब्लीच कर पाता, इस चीज को आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 34 है, और 34 क्वेश्चन मैंने, ये आपको पता है ना क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि भाई नेसेंट हाइड्रोजन पैदा नहीं होगा। नेसेंट हाइड्रोजन तभी पैदा होता है जब हम इसको वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया व्हाट हैपेंस व्हेन SO2 इज पास थ्रू द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन SO2 gas is passed through NaOH सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे पहुंच जाते हैं। देखिए, जहां पर मुझे लग रहा है कि आप कर पा रहे हैं उसको क्वेश्चन को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वाई सल्फ्यूरिक एसिड नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये भी आप कर लेंगे। वाई सल्फ्यूरिक एसिड is known as oil of vitriol, इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 36 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 मैंने क्या नोट कर रखा है, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस V2O5 इज कंसीडर्ड एज ए बेटर कैटालिस्ट देन प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, यानी V2O5 इज better catalyst than platinized asbestos। तो ये ऐसा क्यों है, इस बात का भी आपको जवाब पता हो, क्योंकि ये सिंपल सा आप लोग लगभग पढ़ाते होंगे, इसलिए उससे टच किए हुए क्वेश्चन है ये, वो वाले क्वेश्चन मैंने उठाए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहुंच लेते हैं 37 पर।
इसी तरीके लोग 37 क्वेश्चन कर रहा है। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब तक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, तो इन क्वेश्चंस के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपका बहुत फायदा होने वाला, आपको बेटर क्वेश्चंस मिल पाएंगे आज। और इसके बाद जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं बहुत ही अच्छा, कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन SO2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन SO2। देखिए SO2 का बॉन्ड एंगल क्या होता है, और आप जानते हैं इसका बेंट स्ट्रक्चर होता है, और बेंट स्ट्रक्चर होने के साथ इसका एंगल जो होता है, इसका आंसर में मैं इसका एंगल लिखे दे रहा हूं, बाकी आप डिटेल लिख दीजिएगा। आंसर में जो एंगल लिख रहा हूं वो लगभग 119.5 डिग्री का होता है, ये मैंने लिख रखा है, आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, लेकिन इसकी डिटेल आप लिख देना कि ये बेंट स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का SO2 का स्ट्रक्चर रहता है। अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, तो 1 2 3 4 और आपके 5 6 इस तरीके से इसके ऊपर एक लोन पेयर रहता है, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप इसको थोड़ा डिटेल में आपको लिखना है, इसलिए आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल डरना नहीं, आपको अपने पथ पे चलते रहना है जनाब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 आ गया। अब 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मैंने नोट किया है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस why during the preparation of sulfuric acid the method is known as contact process। मेथड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम रिएक्टेंट होता है वो कैटालिस्ट की कॉन्टैक्ट में रहता है, इसलिए हम इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, तो इसको हम नहीं इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम लोग आगे चल लेते हैं, बढ़ लेते हैं आगे। व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। what happens when ferrous sulfide FeS is treated with dilute सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ FeS की क्या रिएक्शन होगी, तो अब सिंपल रिएक्शन है ये, तो आपने देखा किप्स एपरेटस में जो रिएक्शन होती है वो भी तो यही होती है यार, तो इसको मुझे बताने में शायद बताना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ। हिंट क्या दे रहा है, रिएक्शन लिखे दे रहा हूँ, थ्योरी आप लिख ही लेंगे। ये मैंने यहाँ पर FeS लिख दिया है, और FeS लिखने के बाद यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दिल वाला ले लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। इसकी रिएक्शन जब हमने कराई तो आप जान रहे हैं यहाँ पर FeSO4 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में सड़े अंडे की बदबू आएगी, और जो H2S की होगी, यानी इसे हम लोग रॉटन एग स्मेल भी बोलते हैं, रॉटन एग स्मेल के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड when common salt react with the concentrated sulfuric acid। 39 जो क्वेश्चन है वो 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 39। अब ये 39 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि which gas is produced when common salt reacts with concentrated sulfuric acid। which gas is produced when common salt is treated with concentrated sulfuric acid, है ना। तो यहाँ पर कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन, अब यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर में चीज बताना चाह रहा हूँ कि इसका आंसर तो आप भी जान रहे हैं कि भाई ये मैंने NaCl ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने H2SO4 से करा दी। जैसे H2SO4 से कराए, अगर टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो ये NaHSO4 बनेगा और साथ में निकलेगी आपकी HCl गैस, समझ रहे हो। तो यहाँ पर खास बात ये है कि जब HCl गैस निकलेगी तो जो NaHSO4 है ये सॉल्युबल होता है, यानी कि
जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें नहीं चिपकेगा, ये खुला रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर, तो यही रिएक्शन प्रेफर की जाती है, लेकिन अगर टेम्परेचर हमने मोर देन क्या कर दिया, अगर टेम्परेचर हमने मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस से, तो फिर ये बन जाएगा आपका Na2SO4 बन जाएगा, और 2 HCl तो यहाँ पर भी बनेगी, लेकिन ये PPT बन जाएगा। और इट इज़ सराउंड, यानी कि जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये मान लीजिए हमने इस तरीके से राउंड बॉटम फ्लास्क लिया हुआ है, तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क की गर्दन से यहाँ से धीरे 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 प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो नंबर 1, एक तो वेस्टेज ऑफ हीट होगा, नंबर 2 इसको ब्रेक, इनको टूटने का खतरा भी बना रहेगा, 2-3 इसके नुकसान है, तो हीट का भी लॉस होना है, ब्रेकेज भी हो सकता है एपरेटस का, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए हम इसका ये वाली रिएक्शन प्रेफर नहीं करते हैं, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे चल लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 40 मैंने नोट कर रखा है, नेम द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग द बेटर यील्ड ऑफ द O3 फ्रॉम O2। नेम द, ये क्वेश्चन आ सकता है, name the conditions for better yield of O3 from O2। तो अब कंडीशंस क्या है, मैंने भैया 3 कंडीशन लिख ली हैं, आप कंडीशन हो सकता है वेरी करें। देखो सबसे पहले तो लो टेम्परेचर चाहिए, लगभग 273 केल्विन, ये कि मैंने जो आंसर लिख रखा है इसका अपने पास लिख रखा है, आपको ढूंढना ना पड़े, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहें। मैंने तो लिखा हुआ है कि नंबर 1 एक कंडीशन है कि आप लिखिएगा द बेटर कंडीशंस फॉर द यील्ड ऑफ O3 फ्रॉम O2, पहले लिख लीजिएगा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए, लगभग मैंने वही 273 केल्विन के आसपास मैंने लिख रखा। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है वो है प्योर ऑक्सीजन होनी चाहिए और साथ में ड्राई होनी चाहिए, तो मतलब प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन का पॉइंट लिख लिए, प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, यानी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है कि स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए, मतलब डिस्चार्ज जो होना चाहिए, करंट जो आप दें तो स्पार्कलेस होना चाहिए, वहां पर चमक पैदा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये लिख लीजिएगा, स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये सब चीजें अगर आप रखेंगे, और पॉइंट और भी होंगे आपके पास में, जैसे ओजोनाइजर भी ड्राई होना चाहिए, तो ये पॉइंट भी आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन 40 तक बताया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो गया 41, ठीक है ना। अब 41 क्वेश्चन जो है मैंने बहुत सारे ये पूरा बना रखा है, सिस्टम पूरा बनाया है। इसको अरेंजमेंट पूछा है बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज the following according to increasing order ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आपको चलना है। तो कौन सा दिया, एक तो भैया दिया यहाँ पर एक तो F2 दे रखा है, उसके बाद Br2 दे रखा है, उसके बाद आपका I2 दे रखा है, और फिर आपका Cl2 दे रखा है। तो अब आप इसके आंसर अगर लिखेंगे तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप इसका आंसर लिख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर भी डिपेंड करता है दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लें तो मैंने तो जो ऑर्डर लिख रखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो F2 का होगा, उससे ज्यादा Cl2 का होगा, उससे ज्यादा Br2 का होगा, उससे ज्यादा I2 का होगा, ये मैंने लिख रखा हुआ है।
तो मतलब क्या होगा, साइज जब बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, और मॉलिक्यूल जब बड़ा हो जाएगा तो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे चल रहे हैं। हम आपको हिंट देते चल रहे हैं, आप बाकी इसमें ऐड और घटा बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी कंडीशन नहीं। वाई आई टू इज मोर सॉल्युबल इन के आई देन वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई आई टू इज soluble in soluble in Ki than वाटर, यानी कि वाटर के कंपैरिजन में Ki में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। I2 क्यों होगा, क्योंकि ये मिल के Ki3 बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो Ki ऑन रिएक्शन विद I2 टू फॉर्म Ki3, ये Ki3 बना लेता है। तो ये इसका अगर आप आंसर लिखना चाहें तो इसका आंसर भी आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके रिएक्शन के साथ में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिखा ClF3 एग्जिस्ट करता है बट FCl3 नहीं करता। तो ClF3 एग्जिस्ट करेगा भाई, क्यों करेगा ClF3 एग्जिस्ट बट FCl3 डज नॉट, FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब आपको यहाँ बता देना चाहिए, बताओ कि बड़े घर में छोटी चीजें आ जाएंगी लेकिन छोटे घर में बड़ी चीजें नहीं आ पाएंगी ना। तो इसका मतलब है क्लोरीन फ्लोरीन को एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है, ये अपनी ऑर्बिटल को एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन फ्लोरीन के पास में नहीं है कि 3 क्लोरीन को अपने साथ एडजस्ट कर पाए। तो इसलिए इसको आंसर को भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। मैंने उत्तर का हिंट आपको देता चल रहा हूं लगातार। नेम द ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन यूज्ड टू ब्लीच द पेपर पल्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग हो सकता है कुछ और लिखा है, तो नेम द ऑक्साइड, नेम द ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन used to bleach पेपर पल्प। ठीक है ना, इस तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं बाकी आप लैंग्वेज आप लिखिएगा, लेकिन आंसर आपको बता दे रहा हूं ClO2 और Cl2 इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं पेपर के ब्लीचिंग में। अब आप पूरा लैंग्वेज लाइन लिख दीजिएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है 45, यानी क्वेश्चन 45। यानी बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कलेक्शन दे रहा हूं आपको, आप ये के पास होंगे क्वेश्चन, कोई शक नहीं, लेकिन आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तो वाई नोबल गैसेस, ये तो आपको भी पता है, वाई noble gases form compound with फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इन्हीं के पास इतनी ताकत है कि उसकी जो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर पाएंगे, इन्हीं के पास पावर है, इसीलिए यही दोनों यूज करेंगे। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, विश्वामित्र को कौन उनकी तपस्या को भंग कर पाया था, मेनका। तो वही मेनका है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये नोबल गैसेस किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, लेकिन इनके पास पावर है। क्यों पावर है, क्योंकि एक तो साइज छोटा है, और दूसरा बात इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, हाई चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अट्रैक्शन बहुत है। इसलिए इन्होंने नोबल गैस के साथ कंपाउंड बना लिया, XeF3 बना लिया, XeF2 बना लिया, XeF6 बना लिया, XeF4 बना लिया, एंड XeO3 बन गया, XeO2F2 बन गया। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड इन्होंने बनाए। वो इसी वजह से, इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ गुण होते हैं कुछ लोगों में जो अट्रैक्शन कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं किसी चीज को, वही गुण इनके अंदर है। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, विच of the following
डज नॉट एग्जिस्ट। अब कौन कौन सा दिया है, एक तो दिया है इसमें XeOF4 दिया है, XeF4 दिया है, दूसरा दिया हुआ है NeF2 दिया है, तो साफ ही दिख रहा है यही नहीं एग्जिस्ट करता है। तीसरा दिया है XeF2 दिया है, और चौथा XeF6। तो वो साफ दिख रहा है आंसर तो यही होगा ना, NeF2 ही होगा। तो इसका आंसर लिखने में भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है कि आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट। वाई फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड्स कॉल्ड ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। वाई फ्लोरीन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, फ्लोरीन ऑक्सीजन compounds called fluorides, not oxides, fluorides not oxides। ये पता भी होगा क्यों कहलाते हैं, वही सेम कंडीशन है जो अभी हमने आपको बताई थी क्यों कहलाते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि जो बाइनरी कंपाउंड फ्लोरीन ऑक्सीजन के कहलाते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो फ्लोराइड्स कहलाएंगे। जैसे OF2 को लिखा हमने, तो OF2 जो कहलाएगा वो फ्लोराइड कहलाएगा, ऑक्साइड नहीं कहलाएगा। मैंने जो अपने पास लिख रखा है कि उसका कारण है कि फ्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो वो ऊपर वाली कंडीशन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये ऑक्साइड की जगह फ्लोराइड कहलाने लगता है। इसीलिए हमने इसको लिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कंडीशन है। तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसको एडजस्ट करिएगा। क्या जस्ट मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इसमें मेन कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, स्मॉल साइज नहीं आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर से हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये हम लोगों ने हिंट के लिए लिख लिया है। अब इसके बाद एक रिएक्शन है, कंप्लीट करनी है, तो कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करिए। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ये, आपको जनाब कंप्लीट करनी है। BrO3 नेगेटिव प्लस यहाँ पर आ जाएगा F2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका OH नेगेटिव। ये इस तरीके से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से चलते रहेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर एक बार मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लेकिन आपको हिंट दिए दे रहा हूं, ये आप होमवर्क में करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे होगा तो बड़ा अच्छी है। BrO4 नेगेटिव बनेगा, 2F नेगेटिव बनेगा और वाटर बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा। 2OH नेगेटिव, यहाँ 2OH नेगेटिव लेने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर 2OH नेगेटिव ले लीजिएगा और आप इसे बैलेंस करके हमें बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या आएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब आपने 49 पे चलना। 49 पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट में ही सीरीज में ले जाऊंगा। आप लिखिए यहाँ पर ड्रॉ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ draw the structure of xenon oxyfluoride, xenon oxyfluoride which is isoelectronic with, which is isoelectronic with IF7। लगाओ दिमाग भैया, सॉरी IF5। IF5 का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जब टोटल जोड़ लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। देखिए क्या होगा, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का इंडिकेशन ले लीजिएगा। इसमें कौन सी और ऐसा कौन सा जीनोन का कंपाउंड है कि जीनोन का और ऑक्सीजन का, जैसे XeO2F2 भी हो सकता है, XeOF4 भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से ये ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड यही है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, कन्फिग्रेशन मैच कर लीजिएगा, जो मैच हो जाए इनमें से एक आंसर आपका आ जाएगा। ये 49 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो अब हाफ सेंचुरी लगने जा रही, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 50।
50। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोग चल लेते हैं। नेम द आयन whose central atom has sp3d3 type of hybridization। तो यहां पर पूछ रहा है कि नेम द आयन, नेम द आयन in which central atom has sp3d3 type of hybridization, ये हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तो अब मैंने जो यहाँ पर लिख रखा है नेम द आयन, तो मैंने तो भैया आंसर लिख रखा है, यहाँ पर मैंने जो आंसर लिखा है निकाल के लिखा है XeF7 लिख रखा है, XeF7 ऊपर मैंने एक नेगेटिव लगा रखा है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल मैच कर लीजिएगा अगर इसमें, लेकिन आयन होना चाहिए। सेंट्रल मेटल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d3 आना चाहिए। जैसे आयन अगर ऐसे तो फिर मैं IF7 भी लिख सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि IF7 में ये आयन नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैंने XeF7 नेगेटिव लिखा, और ये तो आपने पढ़ा नहीं होगा। तो ऐसे कुछ है क्वेश्चन जो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये क्वेश्चन, वो आपकी मदद आपको जरूर करेगा। इसलिए इन क्वेश्चंस के साथ बने रहेंगे आप। जब इन क्वेश्चन के साथ बने रहेंगे तो हम आपके साथ बने रहेंगे, हम आपके साथ बने रहेंगे, तो समझ लीजिए GIC निकलना तय है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है टेंडेंसी टू -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिमिनिश फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। टेंडेंसी टू show -2 oxidation state diminishes from sulfur to polonium, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सीधा सा कंसेप्ट आपको लगाना है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाती, सल्फर टू पोलोनियम कर जाती है, क्योंकि साइज बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो सल्फर की -2 ऑक्सीडेशन घटती चली जा रही है, और अगर प्लस की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसी कंडीशन आने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर डाउन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर डाउन होने के साथ साथ में साइज भी बढ़ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होने की टेंडेंसी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, अट्रैक्शन पावर जो है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर डाउन होती चली जाएगी, यानी कि यूज करने की बढ़ेगी। तो वही कारण है। बाकी आप भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत इसमें ऐड करके, जो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक के अकॉर्डिंग दूसरे के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, तो कुछ चीजें आप प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर पूछा BrO4 नेगेटिव का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है जनाब। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BrO4 नेगेटिव। BrO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको ड्रॉ करना है आपको। तो सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल बना देना है। और टेट्राहेड्रल में मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं Br बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने बनाया ये Br ही बना लेता हूँ, Br बना लिया। ऊपर ऐसे डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ पर भी ऐसे करके डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ पर भी ऐसे करके डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ पर भी O नेगेटिव लगाया। तो ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, इस पर हाइब्रिडेशन निकाल लीजिएगा, इसकी शेप लिख लीजिएगा, पूरी डिटेल आप लिख लीजिएगा। मैं आपको लगातार हर जगह हिंट देता चल रहा हूँ, जिससे कि आपके क्वेश्चन लिखने का इजी मेथड बना रहा है, यानी कि आपको बहुत सारे आंसर का कलेक्शन ना करना पड़े। इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच अकर व्हेन सोडियम आयोडेट is treated with sodium hydrogen sulfide। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट द केमिकल इक्वेशन in which शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फार्मूला लिखा NaIO3 is treated with sodium
बाइसल्फाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर चाहो तो मैं इसके लिए आंसर जो मैंने लिख रखा है वो आंसर मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, बाकी आप थ्योरी लिख लीजिएगा। मैंने रिएक्शन लिख दी है NaIO3 प्लस 3NaHSO3 लिया, एरो लगाया और एरो लगाने के बाद 3NaHSO4 लिख दिया और साथ में मैंने निकाल दिया NaI। ये आप लिख लीजिएगा। बाकी से एक्सप्लेन नाम आपको पता ही, सोडियम आयोडेट है, सोडियम आयोडाइड, वो सब आपको पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद वाई नाइट्रस एसिड ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जनाब, छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को। वाई नाइट्रस एसिड जानते हैं ना, HNO2, लैब में तो देखा नहीं होगा। वाई HNO2 एक्ट्स एज both oxidant and reductant, both oxidant and reductant। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको जरूर करिएगा, छोड़ना नहीं है आपको, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चल लेते हैं। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टू शो द NaClO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रूफ दैट, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्यूनिंग दे रहा हूं। प्रूफ दैट NaIO3 इज NaClO3 NaClO3 is a good oxidizing agent। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए। जो आंसर आपको नहीं आया तो मुझे भेजिएगा, मैं इसका आंसर भेज दूंगा। उसके बाद ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पहला दिया है H2SO5 और दूसरा दिया है H2S2O8 और तीसरा दिया है H2S2O7। पांचवा स्ट्रक्चर आपके सामने है HPO3 का होल थ्राइस। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया है H3PO3। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं। बाकी आप इसमें और भी जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उनको भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ये इसमें मैंने लिख लिए हैं, आप अपनी तरफ से घटा बढ़ा थोड़ा सा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। उसके बाद विच न्यूट्रल ऑक्साइड वुड बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक with ClO negative, is isoelectronic with ClO negative। पता है आपको, ये क्वेश्चन तो इजीली सभी लोग करते ही हैं और बच्चों को भी पढ़ाने वाले टीचर करवाते हैं, तो इस क्वेश्चन पे बहुत टेंशन आपको नहीं लेनी है। उसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जरूर याद रखने के, यानी कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्वेश्चन में और थोड़े से ऐड कर रहा हूं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 in सॉलिड स्टेट। एक तो आपको पता रहना चाहिए कि सॉलिड स्टेट में PCl5 कैसे रहता है, पता है आपको, ये रहता है आपका PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव फॉर्म। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा और ये वाला ऑक्टाहेड्रल बनेगा। बना लीजिएगा, पता होगा आपको जहां तक मुझे अनुमान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 चल रहे हैं हम लोग। यहां पर आपको अरेंज करना है, अरेंज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी given in bracket।
गिवन इन ब्रैकेट। देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें दिया है नंबर 1 HCl, HBr, HF, HI, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, शॉर्टकट मार रहा हूं, एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। वो दूसरा दिया है आपका NH3, PH3, ASH3, SBH3, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बहुत ही अच्छे ये अरेंजमेंट है, इनको करिएगा जरूर, मिलेगा आपको 101% मिलेगा। F2Cl2 I2 Br2, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसके बाद आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, यहां पर H2O, H2S, H2TE, H2SE, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसी तरीके के जितने भी अरेंजमेंट मिल जाए आपको, और मैंने ये कुछ हिंट आपको इसलिए दे दिए हैं कि आप कम से कम इनके बारे में लिखें, समझें, तो आपको आगे भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरीके से एक ये भी खूब आता है SClO4, SClO2, SClO3 और HClO, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़े। तो क्वेश्चन लास्ट में रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 60 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही आता है ना, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ BRF3 की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करनी है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, ठीक है ना। तो ये मैंने लगभग 60 क्वेश्चन आपको कर पूरे पी ब्लॉक के। इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन अभी हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर हम फास्फोरस की रिएक्शन की बात करें तो फास्फोरस की प्रिपरेशन की बात करें, है ना, PH3 के प्रिपरेशन की बात करें, उन पे मैंने क्वेश्चन अभी कोई भी आपको यहाँ पर नहीं दिया है। अब अगर जैसे मैं बात करूँ कि कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस को अगर SiO2 कोक के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है। जब हम लोग P4 को NaOH यानी कि फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को NaOH के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बनता है। YPH3, है ना, जो PH3 जो होती है, PH3 गैस जो होती है, फॉस्फीन गैस होती है, इज यूज्ड फॉर मेकिंग द होम सिग्नल्स। ये होम सिग्नल में क्यों यूज की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी बचे हुए हैं पी ब्लॉक के, आप करिएगा जरूर, लेकिन मैंने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचा दिए। पी ब्लॉक में रिएक्शंस अभी मैंने नहीं कराई, तो रिएक्शन आप हर टॉपिक पे कर लीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि भाई ये ब्रॉड है। इस ब्रॉड में रिएक्शंस चाहे वो आपकी 13 ग्रुप की हो, चाहे 14 ग्रुप की हो, चाहे 15 ग्रुप की हो, चाहे 16 ग्रुप की हो, चाहे 17 ग्रुप की हो, किसी भी ग्रुप की अगर रिएक्शंस है तो इन रिएक्शंस को आप इजीली तैयार कर लीजिए। रिएक्शन लिख के देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बैलेंसिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग की भाई साहब इंपॉर्टेंस होती है। तो
तो इस इम्पोर्टेंस को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी मेहनत को उस मुकाम तक ले जाइए जहां पर आपका सिलेक्शन आपको दिखाई देता हो। मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग इतनी ज़्यादा लिख कर के प्रैक्टिस करिए कि आपका सिलेक्शन इजी हो जाए। भाई साहब बहुत जल्दी ये नौकरियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि कारण है कि जल्दी वैकेंसी नहीं आती है। जब वैकेंसी जब जल्दी आती है तो नौकरी जल्दी मिलती है, जब वैकेंसी नहीं आ रही है वो आपके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आपसे ये एक आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये वैकेंसियाँ घटेंगी और जब वैकेंसियाँ घटेंगी, क्योंकि भाई सैचुरेशन होता जा रहा है, धीरे धीरे नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ती जा रही है, रिटायरमेंट लोग कम हो रहे हैं। एक बार जैसे अब बम्पर वैकेंसी निकली थी पीजीटी में, उतनी नहीं आएगी। अब आप सोचिए उतनी वैकेंसी आ जाएगी तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि 15,000 वैकेंसी निकल रही है, बहुत हार्डली निकलेगी। 5,000 निकल जाएगी तो 5,000 से ज़्यादा नहीं निकलने वाली। मुश्किल से 6 सीटें होती हैं, 10 सीटें होती हैं, 15 सीटें होती हैं, उन पर फाइट करना पड़ता है। उस समय 200 सीट थी, 198, 95 ये सीटें थी उनमें। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि आप लोग मेहनत कर डालिए और मेहनत करके सिलेक्शन इजीली ले लीजिए, क्योंकि आने वाला समय और कठिन होता चला जा रहा है। तो अपनी मेहनत भरपूर कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को लगा लीजिए, इनको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन आपको लगे तो एक बार इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा, 24 घंटे के अंदर आप तक आंसर पहुंच जाएगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं कोई टेंशन नहीं, केमिस्ट्री आपके साथ है।